आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक चर्चित लेखक लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा लिखित निबंध, जिसका शीर्षक है ग्राम गीत का मर्म। कोई भी साहित्य का यदि सृजन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाका होता है, उसकी जो विचार होती है, उसका जो मर्म होता है, उसी के आधार पर साहित्य का सृजन भी होता है। और उसी का एक पक्ष कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत इत्यादि है। ये सब साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं। साहित्य का मतलब ही होता है दूसरे के हित की बात करना। स्वहित मतलब दूसरे हित। कहा जाता है किसी भी राष्ट्र, देश की चित्तवृत्तियों का वर्णन साहित्य करता है। साहित्य समाज के दर्पण होता है। इसलिए दिनकर की एक चर्चित पंक्तियां है, अंधा है वह देश जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। साहित्य का मतलब ही समाज की भला होता है। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी विधा है निबंध, लेख, ठीक है, जिसके लेखक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म 18 जनवरी 1907 ईस्वी को बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिला के चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और शहर दोनों में हुई थी। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा में एमए किया। वे छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थे और गहरी रुचि भी रखा करते थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भागीदारी भी निभाई और 1942 के आंदोलन में वे जेल भी गए और जेलों में इनके साथ निर्मम यातनाएं भी दी गई। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का साहित्यिक जीवन एक कथाकार के रूप में और छात्र जीवन से ही प्रारंभ हो गया था। भ्रातृ प्रेम नामक उनका एक उपन्यास सन 1926 ईस्वी में तथा उनके दो कहानी संकलन गुलाब की कलियां और रस रंग क्रमशः 1928 और 1929 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु कथाकार के रूप में उनकी कोई खास स्थान नहीं बन पाया। साहित्य क्षेत्र में उनकी जो जीवन थी के तत्व और काव्य के सिद्धांत, उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के संस्मरण लेखक भी हुआ करते थे। उन्होंने अवंतिका जैसी मशहूर पत्रिका का संपादन भी किया। विशिष्ट साहित्यकारों तथा राजनेताओं से संबद्ध उनके संस्मरण का संग्रह व्यक्तित्व की झांकियां 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई। वियोग उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है, जिसकी रचना उन्होंने अपनी पहली पत्नी के आकस्मिक निधन पर की थी। साहित्य रचना के अतिरिक्त उनके प्रांतीय एवं अखिल भारतीय स्तर की साहित्यिक संस्थाओं से संबंध रहकर उन्होंने हिंदी की यथेष्ट सेवा की। इस निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उनके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उनकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि
जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उतना प्रवृत्ति कला गीतों में नहीं। किसी भी देश के काव्य का उद्भव शुरुआत साधारणतः वहां की किंवदंत कथाओं या ग्राम गीतों से होता है। उनके उत्तरोत्तर कलात्मक विकास में मानव जीवन के महत्व की संहित तथा उनकी विविधता का आलोचन करता है रहता है। सामाजिक जीवन और काव्य दोनों को मिलाकर देखने से यह पता चलता है कि समाज की धारणाओं के मध्य में जीवन का प्रवाह किस दिशा में कितनी दूर तक जा सका है। परिस्थिति की परवस्था के कारण जीवन किस सीमा तक पंगु बन गया है और कहां तक उनमें परिस्थिति तथा समाज की रूढ़ियों पर विजय पाई है। ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों को दर्शाते होते हैं, उसके दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद, विषाद का मतलब दुख, उल्लास का मतलब खुशी को समाज की मान्य धारणाओं के ऊपर नहीं उठ सका है और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार, आर्टिफिशियल शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। उनमें सर्वत्र रूढ़िगत जीवन ही नहीं है, प्रत्युत कहीं कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य का भी बहुत ही रमणीय बाह्य तथा अंतर विरोध दिखाया गया है। जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उतना प्रवृत्ति कला गीतों में नहीं मिलता। जीवन का आरंभ जैसे शैशव है, शैशव काल, वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आंसू कवित्व है जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचा गया है। मतलब जो करते हैं उसी पर उसको रचित किया गया है। क्रीड़ा मतलब जो ग्रामीण इलाका का जो खेल कूद हुआ करता था, हंसी ठिठोली हुआ करता था, उसके आधार पर रचित किया गया है। इसे ही क्रीड़ा कहते हैं। गीतों का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण साधना के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। ऐसा कहना अनुपयुक्त न होगा कि मनोरंजन के विविध रूप और विधियां हैं। स्त्री प्रकृति में गार्हस्थ्य कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां जो गीत गाती है, और जब कोई परिश्रमिक काम करते हुए जो भी स्त्री या पुरुष गीत गाते हैं, इससे उसके शारीरिक थकान में सहूलियत मिलती है, थकान महसूस नहीं होता। इसलिए वे कोई भी कार्य को करते हुए गीत गाना पसंद करते हैं ताकि उनको थकावट महसूस न हो। उस समय उनका अभिप्राय साधारणतः यही रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई रहती है, उसे ध्यान हटकर अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके, हृदय संलग्न किया जा सके। और सबसे जल्दी शरीर से ज्यादा अगर कोई थकता है तो मेरा मन
और मेरा हृदय। और मानसिक रूप से या हृदयिक रूप से अगर तुम एक अलग कन्वर्ट हुआ, शारीरिक रूप से अलग परिश्रम कर रहे हो, तो यह निश्चित है जी थकावट कम होती है। अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे गीत भी हैं जो भाव की उमंग में गाए गए हैं, भावना की उमंग में गाए गए हैं। जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्व त्योहार आदि के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनमें उल्लास और उमंग की ही प्रधानता रहती है, जिसमें खुशी, मनोरंजन। उनके गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है, प्रेम विवाह तथा पतेहु और समाज उल्लास। उनके गीतों का मुख्य विषय ही यही है। प्रेम विवाह तथा पतोहू और सास ससुर के बर्ताव, माँ भाई बहन का स्नेह आदि बातें ही ज्यादातर गीतों में पाई जाती है। वाद संवाद विवाद, स्त्री प्रकृति का अनुकरण पुरुषों ने भी किया है। हल जोतते समय, नाव खेते समय, धान रोपते समय, पालकी ढोते समय आदि कामों के समय गाए जाने लायक गीत पुरुषों ने भी गाए हैं। किंतु सब मिलाकर ग्राम गीतों की प्रकृति सत्रैन ही रही है। पुरुष तत्व का आक्रमण उन गीतों पर नहीं किया जा सका है। स्त्रियों ने जहां कोमल भावों को ही अभिव्यक्ति की, वहां पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां उभर के सामने आई, एक प्रेम और युद्ध। कोई भी युद्ध तो युद्ध के बाद शांति। दुनिया में जितने सारे युद्ध होते हैं उस सब के पीछे दो ही कारण होता है, जोरू और जमीन। जो भी युद्ध अधिकतर हुआ है वो क्या तो स्त्री के लिए हुआ होगा या फिर जमीन के लिए हुआ होगा। इसलिए पहले कहा जाता था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत थी वह किसी का भी जमीन जोत लिया करता था। तत्वतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है। ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। इनकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के विशेषता, अंतर्निहित उल्लास विषाद को लेकर भले ही हुई हो, किंतु मानव जातीयता में उनकी सारी वैयक्तिक विशेषता अंतर्निहित हो गई है। उनकी अपूर्वता इसी बात में है कि वे व्यक्ति को साथ लेकर भी उसको प्रधान न रख उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुए हैं, आगे बढ़े हैं। कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश हुआ है। इनके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीतों पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्रपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला गीतों के रूप में विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्चवास और वेदना को लेकर उद्गीत किया गया है, किंतु इन भावनाओं ने समाष्टि का इतना प्रतिनिधित्व किया कि उनकी सारी वैयक्तिक सत्ता समाष्टि में ही तिरोहित हो गई और इस प्रकार उसे लोक गीत की संज्ञा प्राप्त हुई। ग्राम गीतों को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही, किंतु उसमें सबसे मुख्य बात यह रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियां बनाकर चले। कला गीत का क्षेत्र भी जितना व्यापक तथा विस्तृत हुआ,
और उसके अनुसार यदि उसमें कुछ हद तक शास्त्रीय रूढ़िप्रियता न रहती तो उसके समरूप तत्व का निर्वाह भी संभव न होता। ग्राम गीत की रचना में जिस प्रकृति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया, अच्छा नहीं माना गया। अत्यधिक संस्कृति तथा परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने मूल ग्राम गीत के संस्कार से कुछ बातों में मुक्ति न पा सका, और यह उस समय तक संभव भी नहीं जब तक मानव प्रकृति को ही विषय बनाकर काव्य की रचनाएं की जाती रहेंगी। ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय रही है कि ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति सदैव थी वह कला गीतों में आकर कुछ पौरुषपूर्ण हो गई। स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है वह ग्राम गीत तथा कला गीतों की अंतर प्रकृति में बना रहा। ग्राम गीत में स्त्री की ओर जो से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आशंका थी वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगी। राजा, रानी, राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था, उसका प्रधान कारण यह था कि वैसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय में उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी, और जो राजा रानी के किस्से चली आ रही थी उसको जनमानस तक और एक गरीब मजदूर लाचार की कहानियों तक लाने का जो श्रेय जाता है वह महान कहानीकार सम्राट प्रेमचंद को जाता है। उनमें धीरोदात्तता, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़वंशता, वागिम्बता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। मानव होते हुए भी उनकी महता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का प्रभाव उत्पादक संस्कार जनता के चित्त पर पड़ा, हृदय पर पड़ा। ऐसे चरित्र को लेकर काव्य रचना करने में रसो उत्कर्ष का नाम बहुत कुछ सामाजिक धारणा के बल पर ही चला जाता था, किंतु साधारण जीवन के चित्रण में, साधारण जीवन को उल्लेख करने में कवि की प्रतिभा का बहुत सा अंश अपने चरित्र नायक में विशिष्टता प्राप्त कराने की चेष्टा में ही खर्च हो जाती है। ग्राम गीत की अब यह प्रवृत्ति काव्य गीत में भी चलने लगी। एक दुखी भिखारनी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर सकती है, पीछे छोड़ सकती है। इसकी कल्पना तक उस समय हमें नहीं थी। उच्च वर्ग के लोगों के प्रति समाज में विशिष्टता की धारणा ज्यों-ज्यों कम होने लगी, त्यों तो निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर भाव जगने लगा, और इस प्रकार काव्य में भी ऐसे पात्रों को सामान्य स्थान प्राप्त होने लगा। हृदय की उच्चता, विशालता किसी में हो, चाहे वह राजा हो या फिर भिखारी हो या रंक हो, उसका वर्णन करना ही कवि का कर्म होता है। ग्राम गीत में दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, यशोदा के नाम बहुत आए हैं, और उनसे जन समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व भी कराया गया है। ससुर के लिए दशरथ को उपमा दी गई है, पति के लिए राम को या कृष्ण को, सास के लिए कौशल्या को या यशोदा को, देवर के लिए लक्ष्मण आदि सर्वमान्य है। इसका कारण हमारा वह पिछला संस्कार भी है जो धार्मिक महाकाव्यों ने हमारे चित्त पर डाला है। एक दरिद्र गृहिणी भी जिसके घर में भोजन के लिए थोड़ा सा अन्न है, सोने के सूप में फटक कर उसे साफ करती है। हमारी
दरिद्रता के बीच में भी संपत्तिशालीनता का यह रूप हमारे भाव को उद्दीप्त करने के लिए ही उपस्थित किया गया है। ऐसे वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करे, किंतु ग्राम गीत में वे मेरुदंड समझे जाते हैं। उर्मिला में सभी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास सभी पात्र को बखूबी किया है, चाहे वाल्मीकि हो, लेकिन एक ऐसा पात्र है जिसका वर्णन न ज्यादा न रामचरितमानस में मिलता है और न ही रामायण में मिलता है। वह पात्र है उर्मिला, और उस पर किसी की नजर भी नहीं जाती है। जितना दर्द जंगल में सीता सही होगी, उससे कहीं ज्यादा वेदना घर में रहते हुए उर्मिला भी सही थी। इसलिए एक चर्चित लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, उर्मिला विषयक उदासीनता। उर्मिला ने 14 वर्ष तक जो जीवन काटा है वह तिल तिल करके काटती रही है। उस पर किसी बड़े बड़े कवि को लेखक नहीं गया, लेखक का ध्यान नहीं गया। बड़े बड़े लेखक यदि चाहे तो राई को पर्वत बना देते हैं, अब पर्वत को राई बना देते हैं। यह सत्य है। बच्चे अब भी राजा रानी, राक्षस, भूत, जानवर आदि की कहानियां सुनने को ज्यादा उत्कंठित रहते हैं। नानी की कहानियां ऐसे ही हुआ करती है। साधारण तथा प्रत्यक्ष जीवन में जो घटनाएं होती रहती है, उनके अतिरिक्त जो जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष है, उनके संबंध में कुछ जानने की लालसा तथा उत्कंठा अधिक बनी रहती है। बच्चों की भांति उन मनुष्य को भी जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है, वैसे कहानियां ज्यादातर रुचिकर मालूम होती है। ग्राम गीतों की रचना में ऐसे प्रवृत्ति प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। मानव जीवन का पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसे विचित्र है कि जिस बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समझे जाते हैं, उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा मान लेते हैं। जिस वैचित्रवाद को हमने अबुद्धिवाद कहकर तिरस्कृत किया, वही पश्चिमी काव्य जगत में रोमांस के नाम पर फल फूल कर अपने सौरभ से, खुशबू से पूर्व को भी आकर्षित करने लगा। प्रेम दशा जितना व्यापक तत्व विधायिनी होती है, जीवन में उतना और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा में नहीं देखी जाती। इसका जीता जागता उदाहरण मल्लिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत है, जिसमें पद्मावती के जो विरह गाथा वर्णन किया गया है वह अद्वितीय है। विरह व्याकुल पुरुष, पक्षी, लता, द्रोण सबसे अपनी व्यक्त प्रिया का पता पूछता है। जैसे जब सीता राम द्वारा अपहरण कर लिए जाते हैं तो राम खग विहग से पूछते हैं, हे खग, हे विहग, क्या तुमने देखी मेरी सीता मृगनयनी को? मतलब ये वर्णन करते हैं। मतलब उसमें व्यक्ति इतना व्याकुल हो जाता है। द्रुम, लता, पशु, पक्षी, जानवर सभी से वो अपनी बातें संवाद करना प्रारंभ कर देता है। किंतु क्रोध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता। मानते हैं वैसा और कोई नहीं है। मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं रह सकती है। जीवन का यह उत्कर्ष तथा विकास प्रेम दशा के अतिरिक्त अन्यंत्र सुलभ भी नहीं है। वृक्ष, लता, पशु, पक्षी जीवन के अनादि सहचर है। प्रकृति का यह सहचर अब सभ्य जीवन से बहुत दूर हट गया है, लेकिन गमले के पौधे और पिंजरे की पक्षियों का साथ शायद नहीं छूट सकेगा, क्योंकि जो प्रेम हमें बाहरी पशु पक्षी से करना चाहिए वह अब लोग गमले के फूलों से, गमले के पौधों से, पिंजरे के पक्षियों से करना शुरू कर दिए हैं। अपने सुख दुख के
भावों को उन पर आरोपित कर हम उन्हें स्पंदित करते ही रहते हैं। काव्य में भी जीवन की ऐसी व्यापकता के अभाव में मानो हम विह्वल से बने रह जाते हैं। प्राण भक्षक को भी रक्षक समझने की शक्ति प्रेम में ही है। ग्राम गीतों में ऐसे वर्णन बहुत है जहां नायिका अपने प्रेमी की खोज में बाघ भालू सांप आदि से उसका पता पूछती चलती है। आदि कवि वाल्मीकि ने विरह विलाप राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी लता द्रुम आदि से पता पूछवाया है। इसके अतिरिक्त सीता के अनुसंधान तथा उनके पास राम के प्रणय संदेश पहुंचाने के लिए जो हनुमान को दूत बना करके तैयार किया गया, वह काव्य में इस परिपाटी का दर्शक ही हो गया। इसके उपरांत मेघदूत, पवन दूत, जहां कालिदास ने अपने प्रेयसी को मेघ को दूत बना करके संदेश भेजा है, पवन दूत, हंस दूत, भ्रमर दूत में कृष्ण ने अपने गोपियों को संदेश दिया है, आदि न मालूम कितने दूत प्रेम संभार के लिए आधम के। अब तो वैज्ञानिक युग में यह काम टेलीफोन, टेलीग्राम, मोबाइल, रेडियो आदि यंत्र दूत बने हुए हैं। पोस्टमैन को भी यह मर्यादा मिलनी चाहिए। कला गीतों में पशु पक्षी लता द्रुम से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर में वे प्रायः मौन रहे हैं। विरही यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है, किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं रहा है। यह अपनी भावना को अभिव्यक्त किया है, व्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है, जिसका कोई मोल नहीं। इस ग्राम गीत के मर्म के माध्यम से लेखक लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने यह बतलाने का प्रयास किए हैं कि जो आज जितने सारे गीतों का जो उत्सर्जन हुआ है, ये सभी के केंद्र में कहीं न कहीं ग्राम गीत ही प्रधान है, और इसी के आधार पर इसे अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है।